हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं शिशिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई की शुरुआत धीरे धीरे ही सही उसको आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, तो जैसा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, आज से हम उसकी रफ्तार दोगुनी कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन आएगा हम उसको एकदम बेहतरीन तरीके से रेगुलर और कई क्लासेस एक दिन में अपलोड करके हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने जो भी साइकोलॉजी, जो बाल मनोविज्ञान जिसको आप कहते हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो हम लोग, क्या होता है कि सीटेट का, देखिए दोस्तों, पहले तो आप पैटर्न समझ लीजिए। ठीक है, मेरा सीधा से कहने का मतलब है, अगर पेडागोजी आपको 30 में से 28 29 पाना है या 30 में से 30 भी पा सकते हैं आप, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर एकदम खूब जम के आप सॉल्व करिए। जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करिए। बाकी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा और ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके लिए डेली एक एक दो दो तीन तीन सॉल्व कराता जाऊंगा। ठीक है, 30 क्वेश्चंस का सेट होगा, ईयर वाइज होगा। जो भी अभी एग्जाम हुए हैं हमारे हाल ही में सीटेट के, वहां से मैं इस पेपर्स को लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, सीटेट 2021, प्राथमिक स्तर क्लास 1 से लेके 5वीं तक। ठीक है, व्याख्या सहित प्रथम प्रश्न पत्र का हल। तो ये परीक्षा कब हुई थी दोस्तों? परीक्षा तिथि 1 जनवरी 2022 को ये परीक्षा हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को। तो आइए इसके 30 क्वेश्चन को हम लोग एकदम पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे से। यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट को, अगर बाल विकास को आपको सॉल्व करना है दोस्तों, तो आपको समझ बूझ अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, आप तभी क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि सीटेट पहले की तरह क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एकदम समझ बूझ आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है। 15 नंबर इसमें आपके होंगे पेडागोजी से रिलेटेड चीजें, 15 नंबर होगा उस बाल विकास से फैक्चुअल रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ आपको। एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग चीजों को। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में से भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? सीधा सा क्वेश्चन का क्या मतलब है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट? मतलब कि हमारा ये इन ऑप्शन में से क्या चीजें सुझाव देती हैं कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, जो विकास होता है उनका विभिन्न चरणों में विभिन्न दरों में विकसित होता है। ठीक है, ये पहले ही टॉपिक से चाइल्ड ग्रोथ है, वृद्धि और विकास से है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विकास एक आयामी होता है, मतलब डेवलपमेंट इज यूनि डायमेंशनल। विकास एक दिशी होता है, डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। डेवलप तीसरा है, सी ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक असतत प्रक्रिया है। डी है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत केवीएस में भी। एंड सिफेलोकॉडल। ठीक है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षोगामी होती है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप सो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल विकास प्रॉक्सिमोडिस्टल्स भी होता है और सिफेलोकॉडल भी होता है। ठीक, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी दोनों होती है। ठीक है, अब आइए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं दोस्तों अच्छे से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। बिल्कुल, जो भी हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं वो विभिन्न दर से विकसित होते हैं या डेवलप होते हैं। ठीक, यह दर्शाता है कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। इसे विकास का क्रम या विकास की दिशा सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको विकास की दिशा या विकास का क्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बालकों के जन्म एवं जीवन में होने वाली शारीरिक वृद्धि हेड टू फुट का अनुसरण करती है, जिसमें जिसे मस्तकाधोमुख या सेफेलोकॉडल सीक्वेंस कहते हैं। तब जब शरीर से हमारे पांव की तरफ जब जो विकास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेफेलोकॉडल कहते हैं। ठीक है, सी फॉर सिर याद रखिएगा, तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, इस क्रम में सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, हेड रीजन, सबसे पहले हमारा हेड रीजन ग्रोथ होता है सेफेलोकॉडल में। फिर हमारा, देखिएगा यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। फिर धड़ क्षेत्र होता है। ठीक है, तथा अंत में पैर क्षेत्र, लेग वाले रीजन के विकास होते हैं हमारे। ठीक है,
शरीर के विभिन्न अंगों का विकास क्रमानुसार होता है। हमारे बॉडी का जो भी विकास होता है एक क्रम से होता है। इस प्रकार की समीपति की प्रवृत्ति प्रॉक्सिम मॉडेस्टल टेंडेंसी के अनुसार जो प्रॉक्सिम, आपको सेफेलोकॉर्डल समझ में आ गया होगा, यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गए। प्रॉक्सिम मॉडेस्टल टेंडेंसी के अनुसार पहले केंद्र में, ठीक है, पहले सेंटर में हमारा विकास होता है। इससे अंगों की रचना का नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। इसी की वजह से सबसे पहले हमारा मतलब बीच का हिस्सा जो होता है वो विकास होता है, वो उस पर हम नियंत्रण कर पाते हैं। और इसी कारण जो भी बच्चा होता है वो पहले अपने हाथ पे व पैर मांसपेशियों पर नियंत्रण कर लेता है, ठीक, तथा बाद में अंगुलियों के संचालन में निपुण होता है। अतः धीरे धीरे विभिन्न चरणों में बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है। मतलब धीरे धीरे बालक का, ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ। ये बच्चा जो अच्छे से सॉल्व कर लेगा, मैं कह रहा हूँ 30 में से 28-29 क्वेश्चन उसके बाल विकास और पेडागोजी में कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। बस आप इसको अच्छे से समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन सीटेट ने पूछा था कि इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, मतलब कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशियो कल्चरल कंटेंट। बच्चों का जो विकास है एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी है, बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। ठीक, जो बच्चों की सोच होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। डी ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोलली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होते हैं। बिल्कुल नहीं, जहां पे केवल शब्द लग जाए वहां पे निगेटिविटी आती है, ठीक है, उसको काट देना है इन सब पे। बाकी वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि ठीक है ट्रिक क्या है, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों का जो विकास है एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल से सोशियो कल्चरल जो भी होता है उसमें हमारे बच्चों का सामाजिक विकास भी होता है, ठीक है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं दोस्तों। बालकों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यह कथन पूर्णतः सही है, ठीक है। क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में वे तत्व आते हैं, जब सामाजिक संस्कृति का मतलब समझिए, ठीक है, जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, अगर बच्चा समाज में रह रहा है, अपने माता पिता दोस्त भाई चाचा बहन आस पड़ोस सबसे एटमॉस्फेयर जो है उससे प्रभावित हो रहा है ना, समाज से प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी चीजें अच्छी चीजें सीखता है, बहुत सारी चीजें खराब चीजें सीखता है बच्चा। जो बच्चे उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के होते हैं उन्हें उच्च स्तर की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है। जैसे कोई घर का बच्चा किसी शाहरुख खान का लड़का हो गया भाई, उनको तो अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, उनकी अच्छी भौतिक सुविधाएं, अब ऊपर स्तर अपर लेवल वाली चीजें मिलेंगी उनको, ठीक है। तो उनकी आर्थिक स्तर के बच्चों की तुलना में तेजी होता है। जब बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो वे विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतियों से परिचित होते हैं। जैसे अपने से छोटे व्यक्तियों के साथ मृदुता का व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सब चीजें समाज से सीखते हैं। या जब हम किसी चीज में सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो वहां से चीजें सीखते हैं। सामाजिक संदर्भ में पास पड़ोस बालक का समाज में रहकर जीवन तथा समय व्यतीत करना सिखाता है। धार्मिक संस्थाएं समाज में होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति बालक में रुचि पैदा करता है, ठीक है, जिससे वह गतिशील होकर उन कार्यों में अपना सहयोग दिखाता है। बालक का सांस्कृतिक परिवेश में बालक के विकास पर विशेष प्रभाव डालता है। बालक जिस समाज में रहता है उसका सांस्कृतिक स्वरूप क्या है, इस बात का बालक के व्यवहार आचार विचार एवं व्यक्तित्व तथा विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें बालकों के रहन सहन खाना पीना सोचना आचरण वस्त्र तथा उनके जीवन दर्शन की सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। इसको मत समझिए, अब मैं समझाता हूँ, इसका क्वेश्चन आकर करता हूँ सीधी से। बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है कि आप समाज में रह रहे हैं, ठीक है। आपका समाज डिसाइड करता है, आपका परिवार डिसाइड करता है कि आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका आचार विचार कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसी होगी, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ठीक है, आप किस प्रकार से बोलते हैं कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है, आपका रहन सहन क्या है, आपका खान पान क्या है। तो ये सामाजिक चीजें जो हैं इस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो सीधा सा मतलब बस यही समझिएगा, सोचने का लेवल, आचरण, रहन-सहन, खाना-पीना जो भी है, ये जो सब क्रियाएँ हैं वो हम समाज से सीखते हैं। और ठीक है, और हमारी एक संस्कृति होती है, सामाजिक संस्कृति होती है, उसी से चीज़ों को मिल के हम एक-दूसरे से सीखते हैं। और जैसी हमारी सामाजिक संस्कृति होगी, वैसा हमारा व्यवहार होगा, वैसा हमारा आचरण होगा, वैसे हम चीज़ों को रहना-सहना, खाएँगे-पिएँगे वैसी चीज़ों को, ऐसे हम सोचेंगे, ठीक है? तो ये होता है, ठीक? आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम चीज़ों को पढ़ेंगे।
दोस्तों बहुत मदद मिलेगी, आप मेरी बात मानिएगा, जो बच्चा बस इसी को सॉल्व करके ले जाएगा बिना कुछ पढ़े, वो भी 25 के ऊपर क्वेश्चन यहाँ से पाएगा, ठीक है? अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती है, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलता है, क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है आपको, ठीक? यहाँ से ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में भी समझ लीजिए, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन फंसा देगा सबको, ठीक है? एडॉप्टेशन का मतलब अनुकूलन होता है, ठीक है? डिस्पोज आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है, लर्निंग अधिगम कहलाती है, सोशलाइजेशन कहलाती है, मैच्योरेशन कहलाती है। तो देखिए आपके यहाँ से 4 कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, एडॉप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन, मैच्योरेशन, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर, जैसे कि आपको पता चल गया होगा, मैच्योरिटी कहते हैं हम इसको, ठीक है? जब भाई हम पहले से ही क्या होता है कि जब हम यहाँ पे थे हम पहले, अब यहाँ पे आ गए, हम चीज़ों को सीख के हमारे अंदर परिपक्वता आ गई, ठीक? चीज़ों को सीख के जब हम आगे आ जाते हैं, एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पे चीज़ें हम सही गलत का निर्धारण सोच पाते हैं अच्छे से, तो वही हमारी मैच्योरेशन होती है, वही हमारी परिपक्वता होती है, ठीक है? आइए देखते हैं आंसर डी क्या होता है, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता का अर्थ शरीर के स्वाभाविक विकास से है। आयु और बुद्धि के साथ-साथ बालक के अंग प्रत्यंग का विकास होता है। मैच्योरिटी भाई बिल्कुल हमारी सोच भी बढ़ती है। मैंने बताया जैसा ऑलरेडी, आपके बॉडी अंग, बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं, ठीक है? आपका शारीरिक विकास होता है, अंग जो बॉडी के हैं वो भी बढ़ते हैं। और केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि मानसिक विकास भी होता है। हमारे शारीरिक विकास तो होता ही है, उसके साथ हमारा मानसिक विकास भी होता है, ठीक है? परिपक्वता के क्रम में बालक का भ्रूण निर्माण से लेकर जन्म के पश्चात तक होने वाला विकास भी शामिल है। जो परिपक्वता का एक क्रम है दोस्तों, जब बच्चा माँ के भ्रूण में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, वहां से लेके जब मतलब कब तक होता है, भ्रूण से लेके जन्म, जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक भी परिपक्वता होती रहती है, ठीक है? विकास दिशा में जन्म के पूर्व प्राणी के विकास पर विकास का प्रत्येक क्रम एक प्रकार का परिपक्वता पर निर्भर करता है। उदाहरण, जब बालक की मांसपेशियां और हड्डियां चल पाने की आवश्यकता के अनुसार परिपक्व हो जाती हैं, तो वह पैरों के बल चलने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार परिपक्वता अभिवृद्धि एवं विकास की गति प्रदान करती है। बिल्कुल, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, ठीक है? जब बच्चा क्या होता है कि जब उसकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, ठीक है? मतलब जैसे अब बच्चा, एक समय आता है, बच्चा चलने का समय आता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं धीरे-धीरे, पहले रेंगता है, ठीक है? फिर मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, तो अब इस परिपक्व अवस्था में आ जाता है, वो चलने की परिपक्व अवस्था में आ जाता है, आवश्यकता के अनुसार, तो वह पैरों के बल चलने लगता है, ठीक है? तो इस प्रकार की परिपक्वता क्या है? ये ग्रोथ और डेवलपमेंट की गति प्रदान करती है, ठीक है? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? कि परिपक्वता क्या होती है, यहाँ से आपकी यही चीजें क्लियरेंस होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगा विथ प्रैक्टिस, ठीक है? तो इससे बेहतर कुछ नहीं है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। ये बेहद आसान सवाल है, बेहद एकदम चुटकियों वाला सवाल है। प्राइमरी क्या होता है, ठीक है? और सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं, ठीक है? जो भी हम घर से पाते हैं, ठीक है? हमारे घर से जो भी शिक्षा होती है, जो हम पहले पाते हैं उसको हम प्राइमरी कहते हैं, सेकेंडरी स्कूल हो गए। तो आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, फैमिली और फूड, स्कूल, परिवार और विद्यालय, ठीक है? हम जैसा कि मैंने कह दिया कि प्राइमरी क्या है, फैमिली हो गया, और स्कूल क्या है, द्वितीय हो गया, ठीक है? सीधी सी बात, आप जहाँ पे प्राइमरी आए आप घर से शुरुआत करिएगा, जहाँ पे सेकेंडरी आए घर के बाहर की चीजों को स्टार्ट करिएगा, ठीक है? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो ये सोशलाइजेशन से क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सिलेबस में भी दिया है, तो टिक करते जाइएगा, सोशलाइजेशन से क्वेश्चन है। सामाजिककरण से, ऑप्शन बी है मीडिया एंड फैमिली, ऑप्शन सी है स्कूल एंड मीडिया, ऑप्शन डी है मीडिया एंड नेबरहुड, मीडिया पास पड़ोस। परिवार, देखिए आइए देखते हैं सामाजिकरण, यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है? सामाजिकरण क्या होता है और एजेंट्स क्या है सामाजिकरण के। परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक और विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। जैसा कि मैंने बताया कि परिवार क्या होता है, सामाजिकरण का पहला कारक होता है, पहला एजेंट होता है, और विद्यालय द्वितीय कारक है, ठीक है? सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, अब सामाजिकरण का अर्थ समझिए, यहाँ से आपके सिलेबस भी कंप्लीट होते जाएंगे। एक तीर से हम लोग कई निशाने करेंगे, ठीक है? तो बस आप ऐसे ही बने रहिए,
देखिएगा, आपको पेपर दे के आएँगे तब आपको लगेगा कि हाँ, कुछ पढ़ा तो हमने। तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। ठीक है? सामाजिकरण से न केवल मानव जीवन का प्रभाव अखंड तथा सतत रहता है, बल्कि मानवोचित गुणों का विकास होता है और व्यक्ति सुसभ्य व सुसंस्कृत भी बनता है। परिवार को बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक बालक परिवार में माता-पिता, भाई-बहनों के साथ रहकर प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता है। परिवार में रहते-रहते बालक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति-रिवाजों को भी धीरे-धीरे सीख जाता है, जबकि विद्यालय का स्थान परिवार तथा पड़ोस के बाद आता है। ठीक? विद्यालय तथा पड़ोस के बाद परिवार तथा पड़ोस के बाद विद्यालय आता है, ठीक है? जहाँ पर वह प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करता है, अतः विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। ठीक है? तो सामाजिकरण क्या होता है कि जहाँ से हम सामाजिकरण जो हमारे समाज है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि हम वहाँ से अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, अच्छी चीज़ों का मतलब कि अच्छे गुणों का विकास होता है हमारा, ठीक है? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारा परिवार हो गया, ठीक? एक सामाजिकरण हो गया। हम परिवार में रहते हैं, भाई-बहनों के साथ रहते हैं, माता-पिता के साथ रहते हैं, तो हम उनसे कुछ ना सीखते हैं ना, क्या सीखते हैं आइए? सहानुभूति सीखते हैं, सहनशीलता, पेशेंस लेवल सीखते हैं कि कैसे हम सहन कर सकते हैं चीज़ों को, एक-दूसरे को हेल्प करना सीख जाते हैं, ठीक है? तो मतलब आदर्शों को सीखते हैं, कुछ डिसिप्लिन्स को सीखते हैं, रीति-रिवाज क्या हैं हमारे परिवार के, ठीक है? आदर्श क्या हैं, मूल्य क्या हैं, इन सब चीज़ों को जब हम सीखते हैं अपने परिवार में रहकर, वही हमारा सामाजिकरण कहलाता है, ठीक है? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिकरण क्या है और सामाजिकरण के 2 एजेंट होते हैं, एक प्राथमिक एजेंट होता है, एक द्वितीयक कारक होता है। तो प्राथमिक एजेंट में जहाँ विद्यालय और पास पड़ोस दिखे, वहाँ पे टिक कर दीजिएगा प्राथमिक एजेंट। जहाँ पर पड़ोस और परिवार के बाहर की चीज़ें दिखे, जैसे विद्यालय दिखे, मीडिया दिखे, कुछ भी दिखे, वहाँ आप टिक कर दीजिएगा द्वितीयक एजेंट, ठीक है? तो आई होप सो यहाँ से सामाजिकरण का एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक? अब आइए देखते हैं कोलबर्ग साहब आ गए 5वां क्वेश्चन लेके, ठीक? कोलबर्ग को देखते हैं। थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों बट ये बहुत हेल्पफुल करने वाला है आपको, ठीक है? आप बस ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए और यहाँ पे ज़रूर देखिएगा 30 क्वेश्चन नहीं आपके 30 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? According to Lawrence Kohlberg, what is the primary basis for 7 to 8-year-old children morals decision? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों के में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग जी साहब यहाँ क्वेश्चन लेके आते हैं सीटेट में जनवरी 2022 में कि भैया ये बताओ कि जब हमारे अनुसार जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है उसमें जब बच्चा 7 और 8 वर्ष का बच्चा होता है तो उसमें नैतिक निर्णय लेने का उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ए, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। बी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस सामाजिक अनुबंध बनाए रखना। सी है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस दंड और आज्ञा पालन। डी है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो भैया इसमें से हम ऑप्शन आंसर नंबर सी चुनेंगे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस दंड और आज्ञा पालन। बिल्कुल, जब दंड और आज्ञा पालन होता है उसके बेसिस पे हम क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है सी। आइए यहाँ से लॉरेंस कोहलबर्ग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होंगे विथ प्रैक्टिस, विथ प्रीवियस ईयर पेपर, आप एकदम पेपर में फाड़ देंगे, ठीक है? बस ऐसे ही लगे रखिए। आइए लॉरेंस कोहलबर्ग को देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों का नैतिक निर्णय लेने का आधार दंड और आज्ञा पालन है। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था के अंतर्गत आती है। जो भाई ये होता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा कि जो 7-8 वर्ष का बच्चा है, उसमें नैतिक निर्णय लेने का अधिकार आधार जो होता है, वो दंड और आज्ञा पालन है, ठीक है? यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था कोहलबर्ग ने भाई साहब अवस्थाएं दी थी जो, ठीक है? उसका ये पहला अवस्था है परंपरागत और नैतिक अवस्था, जिसको हम प्री कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। तो इसी के अंतर्गत आती है। बाकी इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, अभी आप यहाँ से सीखते रहिए बस, ठीक है? कॉन्सेप्ट बनाते रहिए। तो इस आज्ञा में क्या कहा कि दंड और आज्ञा पालन का मतलब यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था का प्रथम चरण है। इस अवस्था में एक एक यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या होता है, ठीक है?
तो दंड और आज्ञा पालन यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था का प्रथम चरण है। इस अवस्था में बालक के निर्णय लेने का आधार बाह्य कारकों पर केंद्रित होता है। मतलब जो बच्चा इस अवस्था में निर्णय लेता है, किसमें? पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था में। तो बच्चा जो डिसीजन लेता है वो बाह्य कारकों पे, जो बाहरी कारक होते हैं उस पे डिपेंड रहता है। ठीक, इस अवस्था में छात्र सही और गलत का चयन, दंड पाने का भय और पुरस्कार पाने की लालसा करते हैं। ये ऐसी अवस्था होती है, दंड और आज्ञा पालन ऐसी अवस्था होती है दोस्तों, कि जो बच्चा होता है इसमें सही और गलत का चयन करने में कर लेता है। ठीक है, सही और क्या है, गलत क्या है। अगर सही करेंगे तो हमको दंड मिलेगा, गलत करेंगे तो मतलब सही करेंगे तो हमको, मतलब नहीं होता कि सही करेंगे तो हमको पुरस्कार मिलेगा, गलत करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। तो इसीलिए इसको दंड और आज्ञा पालन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन में चलते हैं। जीन पियाजे साहब भी कहते हैं भाई कोहलर लेके आ गया तो मैं क्यों ना लेके आऊं। तो आइए कोहलर साहब को देखते हैं। कोहलर साहब भी कहते हैं हम भी एक गोली दागेंगे, एक क्वेश्चन दागेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं। सीरिएशन इन जीन्स पियाजे's थियरी रेफर्स टू, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? पहला है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। दूसरा है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। आइए सी देखते हैं। सी इन्होंने कहा कि नरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। डी क्या कहा? द एबिलिटी टू स्पेशियली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकी मानचित्रण करने की क्षमता। तो देखिए ये क्वेश्चन घुमा देगा, ये बहुत कम सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को समझने के लिए हमें अपने समझ को बढ़ाना होगा, अपने बूझ को बढ़ाना होगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ प्रीवियस प्रैक्टिस करेंगे और हम कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे के सिद्धांत में भैया जो जीन पियाजे साहब ने कहा कि क्रमबद्धता, सीरिएशन शब्द का प्रयोग वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देने के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। क्रमबद्धता जीन पियाजे द्वारा दी गई तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष की मुख्य विशेषता है। जो क्रमबद्धता है भैया इसको याद रखिएगा, किसमें आता है? सीरिएशन किसमें आता है? जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं में से जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल की, उसमें विशेषता है, एक मुख्य विशेषता है। मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस यहाँ अभी आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए। ठीक है, जिसके अंतर्गत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है दोस्तों? जिसके अंतर्गत बालक में वस्तुओं या चीजों या उनके परिणाम, परिमाण तथा मात्रा के आधार पर क्रम में रखने की योग्यता आ जाती है। तो भैया इस अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि कोई चीज होता है, जैसे आप बच्चे को दे देंगे, ठीक है, एबीसीडी वाला दे देंगे, आप खिलौना नहीं आता है तो बच्चा सीरियसन क्रम से लगाना चीजों को स्टार्ट कर जाता है कि कैसे क्रम पे लगाना है। ठीक है, उसमें ये योग्यता आ जाती है कि कौन वजन है, कौन हल्का है, कौन भारी है। ठीक, उसके बेसिस पे चीजों को क्रम में रखने की योग्यता आ जाती है। जैसे बच्चों के विभिन्न लंबाई की छड़ देने पर उनके द्वारा छड़ों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना क्रमबद्धता को दर्शाता है। अगर आपको क्रमबद्धता का मतलब नहीं समझ में आया तो आप समझाता हूँ। ठीक है, मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूँ। क्रमबद्धता भाई, ये लोहे का छड़ दे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। ये देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक, दो चीज मैंने बच्चों को दे दिया, तो बच्चा समझ ले रहा है ये बड़ा है तो इसको पहले लगाओ, ये छोटा है इसको बाद में लगाओ, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा ये है, ठीक है, इससे भी छोटा ये है, इसको बाद, इसके बाद में लगाओ। तो ये होता है क्रमबद्धता। जब हम ऐसे लगा देते हैं तो यही होता है हमारी क्रमबद्धता। ठीक है दोस्तों, आई होप सो समझ में आ गया होगा। एकदम प्रैक्टिकल के साथ मैं चीज़ों को सिखाऊंगा आपको। बस ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए मैं क्या करता हूँ आपके साथ, आप लोगों को इतना बेहतरीन मैं करा दूंगा कि आप 100, मतलब वो आप परीक्षा देंगे तब बोलिएगा, मैं अभी से कुछ नहीं बोलूंगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ से पेडागोजी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से समझ बूझ के ऊपर आप कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। 5 वर्षीय नसीमा है, उसको यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के घोल को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जो भैया जीन पियाजे हैं, मतलब एक नसीमा लड़की है बेचारी, उसको क्या लगता है कि जैसे एक चिकनी मिट्टी है, ये गोल सा है, ठीक, अभी गोल सा है, ऐसे गोल सा है, ठीक, यदि उसको दबा दें, ठीक, दबाकर एक सांप का रूप दे दें, इस मिट्टी को ऐसे सांप का दे दे बाबा जी फुल्लू वाला, ठीक है,
तो थोड़ा सा हंसी मजाक जरूरी है दोस्तों। तो ऐसे कर दें तो चिकनी मिट्टी क्या होता है, बढ़ जाएगी, उसको लगेगा कि भाई ये बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो जीन पियाजे साहब हैं कि उनके अनुसार इसकी सोच के पीछे क्या तर्क है, ठीक। तो आइए देखते हैं। एनिमिस्टिक थिंकिंग, जीववाद। बी सेंट्रेशन, केंद्रीयता। सी है हाइपोथेटिक, परिकल्पित निगमनात्मक। डी है ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, संक्रमण परिणाम निकालना। तो इसका राइट आंसर है दो दोस्तों, बी सेंट्रेशन का, तो जिसको हम लोग केंद्रीयता कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं केंद्रीयता होता क्या है। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे का कारण केंद्रीयता सेंट्रेशन है। केंद्रीयता होता क्या है, आइए नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। केंद्रीयता पियाजे द्वारा दी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। दो, देखिए एक जीन पियाजे का स्टेज हमने पहले पढ़ लिया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया, ठीक है। अब इसको हम दूसरा यहाँ से समझ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस आप बने रहिए, बाकी मैं कॉन्सेप्ट पूरा कराऊंगा, ठीक है। जीन पियाजों का पोस्टमार्टम करूंगा मैं आपके सामने। तो 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे का कारण केंद्रीयता है। केंद्रीयता पियाजे द्वारा दी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये नोट कर लीजिए। केंद्रीय, आप एक कॉपी पेन रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते जाइएगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भैया जो है इनकी दूसरी अवस्था है, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 2 से 7 वर्ष की एक विशेषता है जिसमें बालक एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देते हैं। इसमें बालकों को लंबाई चौड़ाई का ज्ञान तो होता है पर वे मात्रा परिणाम के परिमाण के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर पाते हैं। उदाहरण, आइए उदाहरण देते हैं। एक बच्चा बड़े गिलास में जूस पीने की जिद करता है और जूस पीते समय वह एक छोटे चौड़े गिलास की तुलना में एक लंबे व पतले गिलास की वरीयता देता है, जबकि दोनों ही गिलास में समान मात्रा में जूस रहता है। ठीक उसी प्रकार बच्चा आकृति को देखकर यह सोचता है कि सांप के रूप में चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है, जबकि गोला दोनों अवस्थाओं में समान रहता है। बिल्कुल। आइए अब देता हूँ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। क्या लूँ मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। आइए मेरे पास जो है मैं आपके सामने प्रैक्टिकल, ठीक है। ये दो चीजें हो गई आपके सामने। ठीक है। मान लेते हैं दोनों का बराबर है, इसमें इसकी देखिए चौड़ाई ज्यादा है तो इसमें ज्यादा आएगा, इसकी लंबाई ज्यादा है, ठीक है, बाकी इसकी चौड़ाई कम है। तो आप इसको समझिए, उदाहरण के साथ समझिए। होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है आपके सामने, आपका बच्चा रो रहा है, पापा गिलास में जूस पिला दीजिए, जूस पिला दीजिए, ठीक। और कहता क्या है कि इस बड़े वाले में हमको चाहिए, ठीक, इस छोटे वाले में नहीं चाहिए, इसमें कम आएगा। तो बच्चे के अंदर ये केंद्रीयता है, ठीक है, सेंट्रेशन है कि भैया ऐसा है कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो बड़ी दिखाई देंगी, ठीक है, उसी पर डिपेंड रहता है कि इसी में ज्यादा आएगा, ठीक, जबकि दोनों में समान आएंगे। जो जूस है इसमें भी बराबर आएगा, इसमें भी बराबर आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार बच्चा मतलब आकृति को इसमें देख के सोच रहा है कि भाई गोला मिट्टी का तो सेम ही रहेगा, चाहे उसको ऐसे टेढ़ा कर दो चाहे इतना बड़ा खींच के कर दो, गोला तो मिट्टी का क्वांटिटी परिमाण तो बराबर रहेगी ना, बढ़ेगा घटेगा तो नहीं। ठीक उसी प्रकार मिट्टी बढ़ेगी नहीं तो दोनों गोला अवस्थाओं में समान रहेगा, वो सांप बना दो चाहे बाबा जी का ठुल्लू बना दो, मिट्टी, जो मिट्टी का गोला है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। आई होप तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। मैं ऐसे ही आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाता चलूंगा, आपको समझ में आएगा, बस आप में लगे रहिए। मेरा मकसद है आपकी सोच को बढ़ाना, आपकी समझ बूझ को बढ़ाना, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। पेडागोजी इज ऑल अबाउट थिंकिंग, योर वे ऑफ थिंकिंग, आप कैसे सोचते हैं, ठीक है, आपका दिमाग कितना तेज काम करता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ले भाई इसके साहब भी कहते हैं भैया हम क्यों पीछे रहे, ये आजे भी आ गया, कॉलर पर भी आ गया, हम क्यों पीछे रहे। तो ले भाई उसकी साहब ऑफर करते हैं, ठीक है, क्या ऑफर करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ले वाइगोस्की ऑफर्ड अ थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ। ले वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणात्मक, यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो भैया ये पियाजी साहब कहते हैं कि हमारा जो जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सामाजिक संरचना पर डिपेंड करता है या आधारित है, बेसिस पे, ठीक है। अब आइए सामाजिक संरचना देखते हैं क्या होता है भाई।
ले वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित है। ये क्वेश्चन आ सकता है फिर से कि ले वाइगोस्की का जो विकास संज्ञानात्मक विकास है वो किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना पर। इसमें अधिगमकर्ता अपने सामाजिक परिवेश एवं अन्वेषण से समझ को विकसित करता है। बच्चे का ध्यान, अवबोध व स्मृति क्षमताएं ज्ञान के विभिन्न उपकरण जैसे संस्कृति, इतिहास, सामाजिक परिवेश, परंपराएं, भाषा, धर्म आदि के अनुसार बदलती रहती हैं। ठीक है। इसमें बच्चा पहले स्वयं के स्तर पर सामाजिक वातावरण में तालमेल बैठाता है और फिर अपने अनुभवों को वैश्विक करता है। वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद कहा जाता है क्योंकि इसमें संस्कृति को एक सामाजिक परिवेश के लिए सार्थक बताया गया है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि भैया ले वाइगोस्की साहब जो हैं ये कहते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी सामाजिक संरचना पर आधारित है। मतलब समाज से जो भी बच्चा सीखेगा, जो भी बच्चा मतलब अनुकरण करेगा, जो भी हमारी संस्कृति है समाज में, जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारा हिस्ट्री है, जो भी हमारा एक सामाजिक परिवेश है अच्छा बुरा, जो भी हमारी परंपराएं हैं, जो भी हमारी भाषा है, ठीक है, उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, क्रिश्चियन है और हमारा धर्म हो है, उसके अनुसार बच्चे की जो भी है वो बदलता रहता है, ठीक है? उसको बच्चा बदलता रहता है, ठीक? तो ऐसा बचता है कि इसमें बच्चा क्या कहता है कि पहले स्वयं स्तर पर अपनी खुद से भाई अब हम चले गए वहाँ पे कोलकाता में चले गए, वहाँ लोग बंगाली बोल रहे हैं। अब हम यहाँ देहाती आदमी, गाँव वाले आदमी हम ना भाई। अब हम वहाँ कैसे पहले तो खुद के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे कि हम एडजस्ट हो जाएँ यहाँ, ठीक है? कुछ-कुछ समझ में आए, अपने लोग ढूँढेंगे, ठीक? तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है? इसको सामाजिक निर्मितवाद कहा जाता है, ये लाइन इम्पोर्टेंस है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? सामाजिक निर्मितवाद, ठीक है? क्योंकि इसमें संस्कृति को एक सामाजिक परिवेश के लिए सार्थक बताया गया है, ठीक? जो संस्कृति है भाई, वो एक सामाजिक परिवेश के लिए सार्थक बताया गया है, ठीक? तो इसका पोस्टमार्टम हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन पे। लेव वाइगोत्स्की साहब कहे कि भाई पियाजे ने 2 क्वेश्चन दागा तो हम भी 2 क्वेश्चन दागेंगे। आइए देखते हैं 2 क्वेश्चन क्या दागते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन वाइगोत्स्की साहब, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग? बिल्कुल आसान शब्द है भाई कि जब बच्चा खुद से बात करता है, ठीक है? तो इसको ऑप्शन ए प्राइवेट स्पीच इन्होंने कहा, बी उच्च स्वर में वार्ता, सी स्कैफोल्डिंग पाण, डी इगोसेंट्रिज्म स्वकेंद्रीयतावाद। तो ले वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए निजी प्राइवेट स्पीच कहा है। बस इतना याद रखिएगा, जब बच्चा स्वयं से बात करे, जहां स्वयं से बात करने की याद आए, चीजें आ जाए, तो वहां प्राइवेट स्पीच शब्द का प्रयोग किया जाए, ठीक है? वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण के लिए करते हैं अपितु स्वनिर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए, अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने के लिए, निर्देश देने एवं मूल्यांकन करने में भी करते हैं। जिसे निजी संवाद करते हैं, ठीक है? जबकि पियाजे ने निजी भाषा को स्वकेंद्रीवाद, इगोसेंट्रिज्म कहा है। पियाजे ने इसी चीज को क्या कह दिया है? इगोसेंट्रिसिज्म कहा है। पियाजे के अनुसार बच्चा सब कुछ अपने नजरिए से देखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वही पूरी दुनिया को अपने जैसा सोचने पर विश्वास करता है। यही स्वकेंद्रीयवाद है। तो यही सब आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है? आपको लग रहा है ना कि ये हल्के में ले रहे हैं, आपको मिलेंगे, देखिएगा जाएंगे तो भी यही आएगा, प्राइवेट स्पीच, ऐसे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, ईगोसेंट्रिज्म, भैया ये होता क्या है? तो इसी सब सिखाने के लिए तो मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या होता है भाई, जो जो लेबर आएगी उसके साहब होते हैं, ये क्या कहते हैं कि जब बच्चा खुद से बात करे, ठीक है, खुद से संवाद करे, वो अपने अब पहले क्या होता है कि बच्चा अपने खुद के तरीके से कार्य करने के लिए, हम ही हो गए, हमको आप भेज देंगे, ठीक है, आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है? पहले खुद एक होता है ना कि खुद की तरीके से तैयार करेंगे हम चीजों को, खुद से बात करेंगे, क्या करना है, ये करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना है, फिर एक दूसरे से गाइड लेंगे, तो अपने अपने लिए जो योजना बनाते हैं, अपने लिए जो निर्देश देते हैं, ठीक है, और जो मूल्यांकन करते हैं हम उसे निजी संवाद कहते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। पियाजे ने क्या कहा भैया, इसी को इगोसेंट्रिज्म कह दिया कि उनके साथ क्या है कि भैया बच्चा जो है सब कुछ अपने नजरिए से देखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपने जैसा सोचने पर विश्वास करता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे आप भी सोचते हैं, वैसे पूरी दुनिया सोचती है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत मेहनत के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचे हैं क्योंकि पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है भाई। तो पोस्टमार्टम करने में समय लगता है और जहाँ समय लगता है वहाँ चीजें अच्छे से कॉन्सेप्ट बनती है और जहाँ समय लगता है तो वहाँ कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसता है, ठीक है? एक प्रगतिशील कक्षा को निम्न में से कौन सी विशेषता है? भाई प्रगतिशील कक्षा क्या होती है ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखेंगे। ए फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। बिल्कुल नहीं, पुरस्कार और दंड का प्रयोग नहीं करेंगे, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, ठीक।
आइए देखते हैं प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, ठीक है? एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता सहयोगितापूर्ण अधिगम। भाई जहाँ हम एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे के सहयोग से सीखें, तो यह क्या होती है? कौन सी कक्षा होती है? प्रगतिशील कक्षा होती है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जॉन डीवी ने दी। भैया प्रगतिशील शिक्षा किसने दी? जॉन डीवी ने दी, ठीक है? नोट करिए, पेन वेन कॉपी वॉपी लिए रहिए, ऐसे देखने में नहीं मजा आएगा। इसको लिखे रहेंगे तो आपको आगे बहुत रिवीजन करने में बहुत मदद आएगी कि भैया पूछ लेगा प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट किसने दिया। आप सोचेंगे एग्जाम में, लिखे रहेंगे तो आप उस वहां पे टिक करेंगे, ठीक है? ऐसे देखने वाले सोचेंगे और टिक, जो पेन कॉपी लेके बैठे रहेंगे वो टिक करके चले आएंगे, ठीक है? प्रगतिशील प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर बल देती है कि शिक्षण करके सीखने से होता है, शिक्षण करके सीखने से होता है। इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन और अधिगम के लिए अंतःक्रिया करनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। यह सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। यह एक समूह में काम करके और एक गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है तथा बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर्क सीखने की बढ़ावा देती है। जबकि ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव तथा पुरस्कार और दंड का प्रयोग प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। भैया इतना समझिए, जहां हम आपको करके सीखने के लिए देते हैं कि लो बच्चा डब बनाओ, ठीक है, लो तोता बनाओ, आप भाई करके सीखेंगे, गलती करेंगे और अच्छे से सीखेंगे, यही होती है प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है? ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि किस स्वरूप दर्शाती है? देखो भाई, हार्वर्ड गार्डनर साहब जो थे, ठीक है, 10 बुद्धि दिए थे। आइए वो उसी बुद्धि का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है? तो पहला हो गया स्थानिकी संबंध बुद्धि, दूसरा हो गया अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, तीसरा हो गया अंतः वैयक्तिक बुद्धि, डी हो गया प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर है बी भाई, अंतरावैयक्तिक बुद्धि इसको कहते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होती है। एक बच्चा जब दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, इसको अंतरावैयक्तिक बुद्धि को दर्शाती है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर की 9 बहुबुद्धि में से एक है और यह इस बात को दर्शाती है कि एक व्यक्ति दूसरों को समझने और व्यवहार करने में कितना कुशल है, जैसे राजनेता, शिक्षक, चिकित्सक, सेल्समैन आदि। जबकि अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ओ भैया कहाँ चले गए, हम कहाँ चले गए, और इस बात को दर्शाती है कि एक व्यक्ति दूसरों को समझने और व्यवहार करने में कितना कुशल है, जैसे राजनेता, शिक्षक, चिकित्सक, सेल्समैन आदि। जबकि अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में वे व्यक्ति आते हैं जो अपनी भावनात्मक स्थिति, प्रेरणाओं से अवगत होने में अच्छे होते हैं। ये दूसरों के साथ संबंध की खोज करते हैं, दीवा स्वप्न में लिप्त होते हैं, कल्पनाओं में व्यक्तिगत ताकत का आकलन करते हैं, जैसे कवि। दो होती है इंट्रापर्सनल, अंतरावैयक्तिक और इंटरवैयक्तिक, ठीक है? दो प्रकार की बुद्धि होती है। अंतरवैयक्तिक क्या होता है कि भाई जैसे हम मान लीजिए टीचर हैं, हम बच्चे को पकड़ लेते हैं कि बच्चा कैसा है, क्या करेगा, कब बिहेव करेगा। सेल्समैन हो गया, पकड़ लेता है कि आज हम इनको प्रोडक्ट अपना बेच देंगे। राजनेता हो गया, भाई आज हम मोदी जी बन के हम आज पूरी जनता को अपनी तरफ लुभा लेंगे। तो भाई हम दूसरे की चीजों को समझ ले रहे हैं ना कि जनता क्या चाहती है, ठीक? तो ये कौन सी बुद्धि हो गई है? अंतरावैयक्तिक बुद्धि हो गई। और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि जो भाई अपनी भावात्मक स्थिति, जैसे कवि हो गया, ठीक, अपनी भावों, अपनी प्रकट को, अपनी कविताओं को, अपनी भावों को, अपनी सोच विचार को एक कविताओं के माध्यम से चीजों को बाहर लाता है, ठीक है, प्रेरणा देता है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक। आई होप सो समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आ गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। बिल्कुल नहीं भाई, अपने मातृभाषा में आप शिक्षित हैं तो आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां बाधक बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। बी, विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा के प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, विद्यालय जो है भैया वो बच्चे को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा को नहीं यार, भाई बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में क्या पढ़ाएंगे? सी देखते हैं। बाल विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। जो बाल विद्यार्थी हैं उनके बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। बाय मल्टीलिंगुअल हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट। बिल्कुल भाई, ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन हमको एकदम क्लोज जाना है। बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग। देखिए, बाइलिंगुअल कह रहा कम हिंदी अंग्रेजी आती है हमको, वो कंफ्यूज करेगा भाई, कैसे कंफ्यूज करेगा? देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में, वहां कह रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म, वहां पे बहुभाषी पे जोर दे रहा है,
ठीक, तो इसका राइट आंसर है सी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। बिल्कुल, तो क्या होता है, ये ऑप्शन सही है, इसमें बहुत समझाने की भाषा बात नहीं है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है कि भाई 2 से 8 साल के बच्चे को उनमें बहुत भाषाएं सीखते हैं तथा उनमें अनुकरण करने की क्षमता अधिक होती है। बच्चों को शुरुआती दिनों में लेकिन मातृभाषा विशेष जोर देने के साथ भाषाओं से अवगत कराया जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ 2005 बहुभाषिता को एक संसाधन मानती है। ठीक, ये आप इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन समझाने लायक रहेगा मैं इसको जरूर समझाऊंगा। जेंडर रोल्स और जेंडर भूमिकाएं हैं, अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं, आनुवांशिक निर्धारित। भाई आनुवांशिक निर्धारित होती हैं, ठीक है, जो भी हम अपने माता पिता से जो बोलते हैं ना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, ठीक है, सॉरी ए, लर्नड बिहेवियर, अधिग्रहित व्यवहार होता है जेंडर भूमिकाएं। जेंडर भूमिकाएं अधिग्रहित व्यवहार है जो समाज को सांस्कृतिक मानदंडों और परंपराओं के अनुसार एक पुरुष या महिला, लड़के लड़की के लिए उपयुक्त कार्य प्रदान करती है। ठीक, अच्छा समझ गया, ठीक है, ठीक, चलो भाई जी, सीधा से मतलब जेंडर भूमिकाओं के यहाँ मतलब है कि भाई आप लड़की हैं तो खाना बनाएंगे बर्तन धुलेंगे, लड़का है तो हम बाहर काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक अधिग्रहित व्यवहार है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, हम अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लिए खुद से। ठीक, बस इतना समझिए। ठीक, 14वां क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। बिल्कुल नहीं भाई, कभी तुलना उलना नहीं करना है। ठीक, काट दीजिएगा इसको। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। भैया ये थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन आगे दो भी तो हैं, उसको देखना है। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार, बिल्कुल नहीं भाई, उनके प्रदर्शन के अनुसार क्यों बांटेंगे भाई। ठीक, काट देना है। डी क्या है, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल, भाई सफल विफल क्या घोषित करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका राइट आंसर है बी, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, अनुसार रूपांतरित करना है। ठीक, इसका राइट आंसर है बी। तो बिल्कुल आप ऐसे ही याद रखिए। देखिए ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, ये समझ आधारित क्वेश्चन है, समझ बूझ आधारित क्वेश्चन है। आप सोचेंगे रट के जाएंगे, कभी नहीं लगा पाएंगे। ठीक, यहाँ से समझिए बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? भाई एक शिक्षक है, ठीक है, एक टीचर हो गया कि अपनी मूल्यांकन पद्धति तय करना चाह रहे हैं, तो उस पर किस बातों पर विचार, किन बातों पर विचार करना चाहिए? आइए देखते हैं। ऑप्शन है, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंकों को नहीं देना है भाई। ठीक है, उच्चतम अंकों को नहीं देना है भाई। ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा इसको इस क्वेश्चन के लिए सीटेट ने समान अंक दिए हैं। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं हर बार। अपनी कक्षा के लिए, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को निम्न बातों पर विचार करना चाहिए। जब भी आप कोई मूल्यांकन पद्धति बच्चों के लिए तय करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या विचार करना चाहिए, आइए देखते हैं कि उनसे क्या सीखने की उम्मीद की जा रही है। ठीक, जानना चाहिए कि अपनी पढ़ाई में वे किस समय किस स्तर पर, भाई बच्चा किस स्तर पर है। ये नहीं कि हायर लेवल का पढ़ा दें, छोटा पीछे वाली चीजें छूट जाए। समझना चाहिए कि वे किस प्रकार का प्रगति कर सकते हैं, अर्थात क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक, जानना चाहिए कि कब उन्होंने लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम हासिल कर लिए। ठीक, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। 16, इंक्लूसिव एजुकेशन, भाई समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? वेरी आसान क्वेश्चन, वेरी 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 आसान क्वेश्चन। ठीक है, आइए कॉन्सेप्ट को सीधा समझते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। बिल्कुल नहीं। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। बिल्कुल नहीं। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। बिल्कुल नहीं। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो इसका राइट आंसर है डी, भाई योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को एक गुणवत्ता, समावेशी मतलब सबको यार, सबको एक समान शिक्षा दो भाई। आइए समावेशी शिक्षा समझाते हैं आपको। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाने से है। समावेशी शिक्षा तब होती है जब सभी छात्रों को, चाहे उसकी कोई पृष्ठभूमि क्यों न हो, उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए, अर्थात उन्हें बिना किसी भेदभाव के उच्च गुणवत्ता वाले निर्देश, हस्तक्षेप और समर्थन प्राप्त करने के लिए
उपयुक्त सामान्य शिक्षा को कक्षाओं में रखा जाता है, जो उन्हें मुख्य पाठ्यक्रम में सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। भाई समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें विकलांग बालक और सामान्य बच्चे एक साथ सीखते हैं और खेलते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? सबका साथ, सबका विकास, ठीक है? तो बस इतना समझिए, समावेशी कक्षा हो गई। ये बच्चा भाई किसी और कास्ट का है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, यहाँ पे नहीं चलेगा। समावेशी कक्षा में सब एक साथ पढ़ेंगे, कोई विकलांग है, कोई कैसा है, सब एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? असर्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं भाई। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कि भाई जो टीचर है, जब आप पढ़ा रहे हैं कोई चीज, तो उसको विभिन्न तरीके से पढ़ाएं, ठीक? इसका कारण क्या है? शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही बात है भाई। इसका राइट आंसर ए है। आइए सीधा देखते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों यही था कि पढ़ाते समय जब शिक्षक है, कि अपने मतलब विविध तरीके से समझाना चाहिए बच्चों को, ताकि उसको समझ में आए, रुचि जागृत करें, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि शिक्षक अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण विधियों तथा शिक्षण शास्त्र को उनके अनुकूल बनाएगा। भाई बच्चा जैसे सीखेगा, हम वैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक? 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? तो एक बच्ची है, तो वो लिख नहीं पा रही है सही से, ठीक है? उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में दिक्कत होती है, ठीक है? तो इसको कौन सी बीमारी है भैया? डिस्ग्राफिया है, ठीक है? आलेख वैकल्य। एक बच्चा लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस हो रही है। यह लक्षण आलेख वैफल्य का है, डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है। जबकि पठन वैफल्य डिसलेक्सिया क्या होता है? में छात्र अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई, जहाँ पढ़ने वाली बात आ जाए वहाँ डिसलेक्सिया, जहाँ लिखने वाली बात आ जाए, सही से लिख नहीं पा रहे, स्पेस कितना देना है, तो डिस्ग्राफिया, ठीक है? जैसे सा को वाज लिख दिया, डी को बी पढ़ता है, तब यह गणन वैफल्य होगा, ठीक? डिस्कैलकुलिया कहते हैं, ठीक? ये क्वेश्चन आया है, सा को वाज लिख रहा है कोई बच्चा, डी को बी पढ़ रहा है, तो उसमें किस प्रकार का वैफल्य है? तो डिस्कैलकुलिया, ठीक है? यहाँ से तीन चीज क्लियर हो गई आपकी। तो इसीलिए मेरा मकसद बस यही है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएं और चीजों को बेहतर से बेहतर सीख पाएं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, वह व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होता है? कि शिक्षा सीधा से मतलब यही समझिए कि हर बच्चे एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। कोई बच्चा तेज सीखता है, कोई कम सीखता है, कोई धीरे सीखता है, कोई बहुत फास्ट सीखता है, ठीक? यही व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। आइए ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है इसने? पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसका राइट आंसर है बी। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है? जो भाई कोई बच्चा सही कम सीख रहा है, तेज सीख रहा है, तो सबके लिए हमको तो सबको ध्यान में रखना है ना। तो सबको पढ़ाने के लिए जो हमारे शिक्षा शास्त्री के उपागम है, टीएलएम है, जो भी हम जिस टीचिंग मेथड का उपयोग करें, तो ये सब चीजों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है? तो जाके हम बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा कर पाएंगे, ठीक? निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है, तो इसका राइट आंसर है ए, डाइवर्जेंट अपसारी चिंतन, ठीक? आइए देखते हैं अपसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है, तो उस चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। तो अपसारी चिंतन क्या होता है भाई? कि जैसे मान लीजिए, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है, ठीक है? आपके सामने मैंने एक समस्या रखी एवं उस समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है। भाई मैंने एक समस्या रख दिया भैया, इसको इसको उखाड़ दिया मैंने, इसको, ठीक है, ऐसे उखाड़ दिया, ये ऐसे उखाड़ दिया, ये समस्या रख दिया, इसको जोड़ो। तो आप जब इसको खुद से जोड़ पा रहे हैं दोस्तों, इसको जब आप खुद के तरीके से जोड़ ले रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान हो गया। जब आप खुद से चीजों को कर रहे हैं, खुद की कल्पना शक्ति से, खुद की
खुद के सोच से कर रहे हैं चीजों को, तो ये अपसारी चिंतन हो जाता है। अपसारी चिंतन सृजनात्मक बच्चों में पाया जाता है। जैसे जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है, यदि तुम्हारे पंख होते तो तुम क्या करते। इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में बालक इस बारे में कल्पना करेगा और फिर अपने विचार पत्र। भाई सीधी सी बात है कि इतना इतना सा प्रश्न दे और उसका कोई सोल्यूशन ना हो, और इतना साफ सोचें। ठीक, इतना साफ सोचें। सीधी सी बात है, मैंने आपसे ऐसा प्रश्न कर दिया जिसका कोई सटीक आंसर नहीं है। ठीक, जैसे मैंने पूछ लिया, आज आपने खाना खाया, आपने कह दिया हाँ, तो ये क्या है, यह क्या हो गया। ठीक, ये अब सारी चिंतन नहीं होगा। ठीक, इसका क्योंकि एक यस और नो में जवाब है, बस इसका जवाब भी है। अब मैं पूछ लिया कि भाई, तो आप अगर जमीन पे ना होकर चांद पर होते तो आप क्या करते। इसका कोई सटीक आंसर है नहीं। आप सोचेंगे, कल्पना करेंगे, तब आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो इसी को कहते हैं अपसारी चिंतन या सृजनात्मकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, बिल्कुल सक्रिय अन्वेषण, एक्टिव एक्सप्लोरेशन करके बच्चे खोज करते हैं। खेल के द्वारा करते हैं, बिल्कुल। तीसरा क्या हो गया, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, एक्टिव ऑन मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंटिंग। बच्चे किसी भी चीज पे जब अपना उस पर क्रिया करेंगे, उस पर प्रयोग करेंगे, उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, तो बच्चे, ठीक है, छोटे बच्चों के ज्ञान की संरचना होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है। आइए 22 को देखते हैं दोस्तों, क्या है। एक अध्यापिका अपने बच्चों को फोन नंबर रखने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति क्या कहलाती है। इसको खंडीकरण कहते हैं, इसको कूट लेखन कहते हैं, इसको एसिमिलेशन कहते हैं, इसको एडाप्टेशन कहते हैं। इसका राइट आंसर है डी, ए है, खंडीकरण कहते हैं। बिल्कुल भाई, हम जब बच्चों को टुकड़े में चीजों को करके दे दें, सीखो भैया, तो इसको हम खंडीकरण कहते हैं। ठीक है, जब चीजों को बांट के सिखाएं। ठीक, इतना मतलब याद रखिएगा बस। निम्न में से कौन सा क्वेश्चन है भैया, ये 23 है। 7 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं। निम्न में से कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। बी है विषय वस्तु को रटना, नहीं वस्तु रटना नहीं है। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, बिल्कुल नहीं। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर है ए, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन किया जाता है। ठीक है, इस पे विद्यालयों को अधिक जोर देना चाहिए। ठीक, जो चीजें समझाने लायक नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने में सुसाध्य करता है। ये देखिए, पेडागोजी का क्वेश्चन है। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है। परामिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं, उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तीसरा है, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। चौथा है, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों सी, पहला, तीसरा, दूसरा और दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है। ठीक, 25वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन ए, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना करके, बिल्कुल नहीं। समस्याओं को हल हेतु अटल तरीके से इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बिल्कुल नहीं। समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, इंकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस। सी इसका सही है भाई, एनालिसिस को बढ़ावा देंगे बच्चों की, कि आप ऐसे सोचो वैसे सोचो, अपनी सोच को बढ़ा के कर सकते हो चीजों को। एनालिसिस करो, कहाँ गलत है कहाँ सही है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुधार करेगा। सार्थक अधिगम को सुधार करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। भाई यहाँ बच्चा खुद इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, सही आंसर। ठीक, रट्टा मार के नहीं। शिक्षक द्वारा सैमपट पर लिखे गए उत्तर को नकल कर, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जहां पे ये सोचिए कि बच्चे को खुद करके मौका मिले, बच्चे को खुद करके सीखने का मौका मिले, खेल विधि से मौका मिले, जहां बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, वही आंसर सटीक होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 क्वेश्चन पे। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, उनमें किसकी भावना उत्पन्न होगी। एक बालक है भाई,
ठीक अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर अर्पित किया। जो अपना हम भाई सफल हो रहे हैं, हमारे कुछ आंतरिक कारण हैं, हमारे दिमाग तेज है, हमारा बुद्धि तेज है, तो उनमें कैसी भावना उत्पन्न होगी? ऑप्शन ए शर्म, ऑप्शन बी गुस्सा, सी इसमें प्राइड होगा, गर्व। ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शन सटीक तरीका था, एकदम आसान क्वेश्चन था ये। कक्षा के प्राथमिक स्तर पर संवेदनी उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने में के मौके देता है। अध्यापक को निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है। यह बच्चों को आज्ञापरायणता पैदा करता है। बिल्कुल नहीं भाई, इसका राइट आंसर है ए, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षा जब भाई प्राथमिक स्तर पर आप दे रहे हैं, तो जब बहुसंवेदनी, इसका इंग्लिश देख लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश हमको समझ में ज्यादा आती है। मल्टी सेंसरी अप्रोच कर रहे हैं, मल्टी चीजें, मतलब कई चीजों को कई तरह से सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल यह कक्षा अधिगम को और प्रभावशाली बना रहे हैं। आप भाई, आप एक तरीके को कई बार बता रहे हैं, कई मेथड में बता रहे हैं, तो ये शिक्षक को, ये टीचिंग को, ये लर्निंग को और प्रभावशाली बनाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। दी है, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों सदैव निराधार नहीं होती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर है ए। ये देखते हैं क्या है दोस्तों। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे अक्सर विभिन्न इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखिए एक चीज बता दे रहा हूँ, जब हिंदी में क्वेश्चन में ना समझ में आए हिंदी में, तो अंग्रेजी में जरूर जाइएगा, और अंग्रेजी वाला हमेशा सही होता है। कभी कभी हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कि children often from alternative conceptions and misconceptions about various concepts, which of the following statement is not correct? कौन सा नहीं सही है? तो बिल्कुल सही है, यही नहीं सही है भाई। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, उसको बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? ठीक है, कौन सी मेथड है, कौन सी विधि है भैया, कि जो अधिगम को ठोस और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए पुरस्कार देके? पहला है मानवतावादी, बी देखते हैं व्यवहारात्मक, सी है संज्ञानात्मक, डी है सामाजिक संस्कृति। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, बिहेवियरिज्म, व्यवहारात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी है व्यवहारात्मक। इसका कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अधिगम का व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है, जबकि महानाम, सीधी सी बात इतना समझिए यार दोस्तों, भाइयों बहनों, कि जब आप बच्चे को, कभी कभी क्या होता है, किसी लालच में, भैया एक ये काम कर दो, ये पढ़ो, तो